पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर थके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला के 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें? लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। Literally summoned by the chief minister and said कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? A Makana board will be established in the state. इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग का भूल गए। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। मेरा जो नाम हुआ विकास कुमार ठाकुर। जिस समय मैं 10th पास किया था उस समय हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीज़न जो थी बहुत स्टैंडर्ड होती थी। मैं टॉप 3 स्थान में मैं अपने शहर में आया था और मैं अपने स्कूल का टॉप 3 मेरा स्थान था। 3 नंबर से IT का नहीं हुआ था। उस टाइम हमारे समय में 7 ही IT कॉलेज थे। अब तो लगभग 22 IT कॉलेज हो गया है। और डाटा DB MS कंप्यूटर नेटवर्क ये सब मेरा बहुत अच्छा था। बस कोडिंग डिकोडिंग पर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, बट लेकिन प्रोग्रामिंग मेरा ठीक था और डाटाबेस मेरा ठीक था। BPSC UPSC मेरा लक्ष्य है कि SDM या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का है, आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट समझते हैं। मेरे दादाजी एक शौक था कि पोता होगा मेरा, तो मैं उसे पढ़ा लिखा के एक उलाट साहब बोलते थे, ऑफिसर बनाऊंगा, मैंने बाबू साहब बनाऊंगा। जाति का नहीं हूँ, तो मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ और अपने जो जाति का जो काम है वो भी मैं करता हूँ। कोई 10 दे देते हैं, कोई 20 दे देते हैं, बस इस टाइप का है। किसी का मन हुआ तो कभी देते 50, जैसे मेला ठेला हुआ तो कोई 50 देती। घर में मेरे माँ है, एक भाई है, 2 बहन। क्या करती हैं आप? आशा कार्य करता है। आशा कार्यकर्ता कितने समय से हैं आप? 2005 से। 2005 से, तो 20 साल हो गया जी। कितना महीने में मिलता है? महीने में मिलता है जो डिलीवरी पर है निर्भर। जो डिलीवरी होगा तो 300 रुपया मिलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं है डिलीवरी में। कोनो महीना में 2 होता है, कोनो महीना में, कोनो महीना नहीं होता है डिलीवरी। और सरकार की ओर से कुछ मासिक मानदेय भी? मासिक 1000 बिहार सरकार से। वर्क ज्यादा है, डिजिटल है, काम बहुत है। अब आयुष्मान भारत बनाइए, उसके बाद आभाई पे सब कुछ बनाइए, अश्विन पोर्टल पर सारा रिपोर्ट भेजिए, सब कुछ
तो ये पोर्टल वोर्टल डिजिटल काम आप कैसे करती हैं? लड़का करते हैं, हमसे नहीं होता है, आँख से ताकली नहीं जाता है। सारा काम हमें करना पड़ता है। ये मेरा देखिए मेरा छोटा भाई है। हाँ, क्या कह रहे हो? चिंतित रहती है, घर चलाने वाला पिताजी रहे नहीं, पिताजी चले गए तो हर एक बात को सोचना पड़ता है, घर कैसे चलेगा, और हम लोग बेरोजगार हैं। उनका पिताजी जो वो लड़का फर्स्ट डिवीजन करता था, सबको पूरे पंचायत भर को बुला कर उसको गिफ्ट बांटते थे। आप उनका पैसा नहीं था, आपसे चंदा लेकर उनसे लेकर सबको गिफ्ट बुला कर देते थे, 10-20 बच्चा को जो फर्स्ट डिवीजन करता था। पिताजी हमारे हमको बहुत प्यार करते थे, वो भी बहुत अच्छे प्रवक्ता थे। तो अभी नहीं थे, ठाकुर वाला काम करते थे, लेकिन बड़ी अच्छी उनकी पहचान थी। और जो डबल ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो योग्य थे। डबल ग्रेजुएशन है वो? जी जी, मेरा जो आपका आईएएस सिविल सर्विस का जो एसए होता है निबंध, आज सब पढ़ता, और ये निबंध मेरे पिताजी बचपन में ही इसका सारा कहानी बता दिए थे। उनका सपना था कि मेरा बेटा एक ऑफिसर बने और ढंग का एक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मिल जाए, बस उन्हीं का सपना था। इसलिए मैं 2-3 जॉब भी छोड़ चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिली या इस टाइप की बातें हैं, इस सब की। पूरे देश में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी बिहार में है। अब खेती में कमाई है नहीं, मजदूरी आखिरी विकल्प है, प्राइवेट नौकरी वाली पढ़ाई में लगता है पैसा, इसलिए जिंदगी संवारने का उनके लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है सरकारी नौकरी की तैयारी। नतीजा, अभ्यर्थियों की भीड़, फॉर्म इतने लोग भरते हैं कि रिकॉर्ड टूट जाते हैं। एक एक पद के पीछे हजारों छात्रों के सपने, उनके संघर्ष और परिवार की आस कि एक दिन बेटा सरकारी नौकर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये लाइट जलवाते थे। ये रहा हमारा स्टडी रूम। मच्छरदानी लगी हुई है। हाँ, मच्छरदानी रखते हैं। ये सब पुस्तकें, हाँ ये सब पुस्तकें आप देख सकते हैं। ये सब बीपीएससी का बिहार स्पेशल है। ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, मनीषा सिविल सर्विस का, ये लक्ष्मीकांत हो गया, माजिद हुसैन हो गया। दादा करते थे। इनके दादा आपकी करते थे पहले? हाँ, उसके बाद बाबूजी करते थे, ये भी कर रहे हैं। ये सब जितना देख रहे हैं ये सब मेरा बुक है। उधर देखिए वो सब जितना झोला झक्कर है सब बुक है। और मेरा 3-4 बोर्डा और बड़ा बोर्डा है, उसमें भी सारे बुक ही हैं। और मेम तो बहुत तेज थे। हाँ, भगवान का कृपा ऐसा हुआ ऊपर वाले को, ये तो हम तो कहते थे जी आईएएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा, लेकिन क्या इनका नसीब में हुआ। तो अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है, तैयारी तो कर ही रहा है और अभी एग्जाम भी देखिए ना, 1 नंबर से बीपीएससी मैंने छट गए, टीचर बन जाते। 70 बीपीएससी का मैंने मेंस दिया था अप्रैल में इसी साल, और कल जो 13 सितंबर को मैं 71 बीपीएससी का प्री दे के आया हूँ, जबकि 70 बीपीएससी का रिजल्ट मेरा पेंडिंग है। मेंस का भी पेंडिंग, रिजल्ट अभी नहीं आया। मैं 5-6 बार है, मेरा फाइनल लिस्ट नहीं हुआ। मैं ऑडिट ऑफिसर 2-3 ऑफिसर का भी निकाला था, लेकिन फाइनल लिस्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पिताजी कहते बेटा कर्म किए जा, फल का चिंता मत करो, आज नहीं कल तुम ऑफिसर बनोगे। ये मेरा दुआ और मेरा डीएसपी का दाढ़ी काटते थे, फिर बीडीओ एसडीओ ये सब का, डिप्टी कलेक्टर सबको दाढ़ी काटते थे, विधायक में। तो उनका इच्छा रहता था कि वास्तविक में कोई अधिकारी नौकरी करता है तो यही सब करता है, तो सब दिन हम दूसरे को बनाए, मेरा बेटा भी बने। ये अभी खेलने वाले थे, पढ़ने वाले थे, लेकिन मजबूरी है, जो किसी तरह परिवार है, जीवन निर्वाह तो करना, यही सब। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना है? ठाकुर में तो कोई तेज नहीं था। दूसरी बिरादरी में? दूसरे बिरादरी में तो बहुत है। मान लीजिए जो हमको कन्वेंट में पढ़ाना नहीं पार लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा? हम तो सरकारी में जाएंगे। सरकारी में क्या पढ़ाई होता है तो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो आईटी में नौकरी क्यों नहीं ढूंढे? आईटी क्या हुआ कि मैं जिस कॉलेज पढ़ा था तो उस समय हमारे यहाँ लेक्चरर की बहुत ज्यादा कमी थी। गवर्नमेंट कॉलेज था लेकिन उसमें लेक्चरर थे नहीं ज्यादा। 1 साल के बाद आपको जब ब्रांच पे पढ़ाया तो टीचर था ही नहीं। स्तर नहीं था पढ़ाई, माने स्तर था लेकिन टीचर नहीं था, तो उसमें सरकार की है प्रॉब्लम, कॉलेज वाला क्या करेगा। तो फिर अपना सेल पे बुक लीजिए, लाइब्रेरी से इशू कराइए या मार्केट से खरीदिए और अपना पढ़िए खुद। अगर कोई पढ़ाते ढंग का तो मैं चाहता था कि एक रिसर्चर बनूं, बट ऐसा नहीं हो पाया था।
रिसर्चर बन? हाँ, मेरा इस सपना था कि IT सेक्टर में कुछ करूँ, नया प्रोग्रामिंग करूँ, नया कोडिंग डिकोडिंग करूँ, बट इस तरह के हमको माहौल नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या किए? उसके बाद मैंने कसम खा लिया कि भाई मैं झोला छाप इंजीनियर बन के नहीं रहूँगा। इन सपनों को पूरा करने के लिए बिहार में कुकुरमुत्तों की तरह खुले हैं कोचिंग संस्थान। पूरे प्रदेश में करीब 13,000 कोचिंग संस्थान हैं, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी राजधानी पटना की है। कोई कोचिंग किसी स्कूल में जाके बच्चे को नहीं बुलाता है। बच्चा पहले स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के स्टैंडर्ड को मिलाता है, प्रीवियस ईयर हुए परीक्षाओं की प्रीवियस क्वेश्चन को देखता है और अपने स्कूल की पढ़ाई को मैच कराता है। जब वो मैच नहीं करता है तब वो मूव करता है किसी कोचिंग में। एक तरफ जहां बिहार के स्कूलों में वर्ग सापेक्ष दक्षता भी अभी दूर की कौड़ी है, वहीं दूसरी तरफ 15,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री फल फूल रही है, जहां 10 लाख से ज्यादा बच्चे एक बहुत मुश्किल दौड़ की तैयारी कर रहे हैं। 5:30-6 बजे के लपेट में हम उठ जाते हैं। 5:30 बजे तक, 5 से 5:30 उठ जाते हैं और लगभग फ्रेश होके और आधा घंटा हम टहलते हैं और 10 मिनट योगा कर लेते हैं। 6:30 बजे तक हम योगा करके 6:45 बजे तक नहा सुना के रेडी हो जाते। फिर 5 मिनट अपना ध्यान करके अपना पूजा पाठ जो है, अगर किसी यजमान का कॉल आ गया तो फिर हमको जाना पड़ जाता है, नहीं आया तो पढ़ रहे हैं, कॉल आ गया तो फिर चल देते हैं। बाल दाढ़ी काटनी। हाँ, सब आदमी को गांव में जैसे इनका बिरादरी का है ना, सबको बटा हुआ है, ये आपका है, ये आपका है। तो फिर हम लोग को 10 साढ़े 10 बजे तक 3-4 घंटा हमको काम करना पड़ जाता है, जो अकॉर्डिंग है। कब सीखे ये काम विकास? लगभग 20 साल हो गए। 12 साल की उम्र से काटने लगे? हाँ, वो सब हम लोग का तो पेशा है, डायनेस्टी होता है, समझे ना। तो डायनेस्टी में क्या होता है कि जिनके जो माता पिता जो चीज में परिपक्व होते हैं, तो उसमें तो एक जीन है, आप बायोलॉजी तो जानते ही हैं, तो वो आदमी को देखते देखते आदमी हमेशा वही चीज देखेगा, तो स्वाभाविक बात है। उसके बाद हम पढ़ने के लिए बढ़ते तो 4 घंटा उस समय हम पढ़ते हैं। तो 3-3:15 बजे मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। दोपहर बाद? हाँ, मैं 4 बजे पढ़ाता हूँ, 4 जगह पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं 4 जगह पढ़ाने के बाद मैं 7-8 बजे तक घर पे आता हूँ, फिर नाश्ता वास्ता करता हूँ, थोड़ा फ्रेश माइंड करता हूँ। उसके बाद पढ़ने फिर मैं 2 से 3 घंटा पढ़ता हूँ, 10 साढ़े 10, उसके बाद सो जाता हूँ। ये मेरा दिनचर्या है। मैं 2020 से लेके 2024 के बीच में, जब मेरा IAS 2 नंबर 3 नंबर छूट जाता था, मैं डिप्रेस्ड हो गया। मैं 4 साल में डिप्रेशन की दुनिया में हूँ, अंधकार की दुनिया में। जिस दिन जजमान का शादी हो, श्राद्ध हो, ब्याह हो, तो उस दिन तो फिर अब सारा दिन परेशान रहिए। मरता है हमरे यहाँ, बाल छिलाना पड़ता है। शादी में इनका सारा काम होता है, उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे हम ट्यूशन छोड़िए या अपना पढ़ाई छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं जजमान। देखिए बात से, अगर कोई बड़े आदमी अगर उनको मना कर दीजिएगा तो हो सकता है आपको नुकसान कर सकता है। नुकसान कर सकता? मैंने कोई बड़े आदमी है, अगर आपको बुलाया, अगर आपने नहीं गया तो हो सकता है कि कभी आपको कोई काम लग गया तो आपको परेशान कर सकता है। तो हम लोग दोनों भाई अपना पढ़ाते हैं, कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और हजामत काम भी करते रहते। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, एक अस्थाई भी नहीं है। तो सभी जजमान के घर उर पे जाके अपना दाढ़ी चूल काटते हैं, जो मिलता है उसी से घर चलता है। पढ़ाई क्या की हो तुम? क्या नाम है? जितेंद्र कुमार नाम है। हम ग्रेजुएशन पास किए इंग्लिश ऑनर से। तो आगे क्या करोगे? आगे बस जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। भाई की राह पर? हाँ, भाई की राह पर। बस एक ही सपना है दिल में कि बस पापा के लिए कोई सिविल सर्विस हो जाए। मैं समझूंगा कि मैं, जानते सर, सबसे बड़ी बात था कि हमें कितने भी कष्ट होती थी तो उसमें मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। बस पिताजी का, माँ का अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेता था, मैं सारा दिन को। ये किताब सब पढ़ चुके हो आप? हाँ, पढ़े। सब ये अंडरलाइन आपने किया हुआ है? हाँ, सब मेरा किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, सब अनुच्छेद 1 के कारण 1, 2 सब के। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? फॉरवर्ड कास्ट का आदमी भी तो सीख सकता है दाढ़ी बनाना? नहीं करता है। 15, उसमें क्या होता है कि आपको जितना भी तो सबके एक साथ अति किया जाता है, समान रूप से देखा जाना चाहिए, समता का रूप से होता है। पर जब मान लो ये अधिकारी बन जाएंगे,
अच्छा, तब तो नहीं आएंगे बाल काट। जरूर आएंगे। कर्पूरी ठाकुर थे, जानते हैं? हाँ हाँ। वो जब मुख्यमंत्री थे और जब गांव आते थे तो लोखर अस्तूरा लेकर और बाल काटने घूरते थे। जो मालिक बाल कटवाइए। कर्म प्रधान विश्व को राखा, अभी भी समझ में आए कि नहीं। तो हमेशा कर्म की प्रधानता होती। गांधी जी थे बैस कुल के बालक, आज बापू कहलाए कि नहीं कहलाए। कर्पूरी ठाकुर थी नाई कुल के बेटा, जन्नाई कहलाए कि नहीं। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से आज सड़कों पर उतरे हैं। गरीब छात्रों की मांग है कि विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस भर्ती निकाली जाए। 2 साल से रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे छात्र आज सड़कों पर उतर आए। छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। 1,25,00,000 वैकेंसी बढ़ाई थी सर, मात्र 10,000 बहाली दिया सर। पुलिस लाठियां लेकर आ रही है। मेरे को बोला था कि तुम्हारा रिजल्ट आउट है, लेकिन सर ऐसी धांधली हुई रिजल्ट में कि सर उसमें मेरा रिजल्ट नहीं आया सर। बयानबाजी करती है, बोलते कि जनवरी फरवरी में हो जाएगा, फिर मई जून में हो जाएगा, फिर 10 अगस्त तक में हो जाएगा। सर शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि अपनी बातों को अक्षर से पालन करे। लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई हैं। ये लाठियां बरस गई, लाठियां बरस गई। फिर से लाठी चार्ज, फिर से एक बार फिर से लाठी चार्ज हो गई है। अभी हम कह रहे हैं बोला कि 10 को केस कर देंगे, केस कर दीजिए, कोनो काम लेकर नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी आप प्रोटेस्ट हुए हैं बिहार में, वो कभी इस बात के लिए नहीं हुआ है कि आप हमको सबको ऐसे फ्री में नौकरी दो। वो धांधली के खिलाफ हुआ है। बच्चे कहते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर हमको दो, हमसे फीस लिया है। हम जो OMR कलर किए हैं उसका हमको कार्बन कॉपी दो, ऑफिशियल डेटा अपलोड करो। नीतीश सरकार दावा करती है सुशासन का, और बिहार बन गया है पेपर लीक प्रदेश। कहाँ पेपर लीक हुआ है बिहार में? सर एक एक करके बता देता हूँ। 2024 बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी CHO स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ऑनलाइन परीक्षा पेपर लीक, 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2024 BPSC शिक्षक भर्ती पेपर लीक, 285 गिरफ्तारी हुई है। 2023 अमीन भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2024 नीट UG परीक्षा पेपर लीक, 2023 केंद्रीय चयन भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक। ये सर आपकी सरकार के रिकॉर्ड है, इसमें आप लोगों ने FIR की हुई है। 2-4 जगह ये हुआ, अब तो ऑलमोस्ट लीक प्रूफ परीक्षा होता है बिहार में। ये मैं 2024 के आपको आंकड़े दिए। एक पर जो एजिटेशन हुआ, सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी, वो भी तो चेक कीजिए कि बिल्कुल सही था जो यहाँ पर हुआ था। कुछ लोग ग्रुप बना करके इस चीज को प्ले अप करने के लिए ये चीज करते हैं। कुछ एग्जाम में नीट की परीक्षा की बात की, वो बिहार में ही क्रैक हुआ। बिहार पुलिस ने ही क्रैक किया उसको। क्रैक किया, पर यहीं पे लीक हो रहे हैं ना लगातार। कहीं ये BPSC से लेके अमीन भर्ती से लेके सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती। आप लेकिन 50 बहाली होती है जो बिल्कुल लीक प्रूफ होता है, आप वही उठा रहे हैं। सर ट्रेन पटरी पे चले ये खबर नहीं है। हाँ वो ठीक है। ट्रेन जब पटरी से उतरती है तब सवाल पूछा जाता है। सरकार है, आप ताकतवर हैं, आपके पास कानून है। अभी देखिए SSC को लेके प्रोटेस्ट हुआ, जो सेंटर ऑनर है वही धांधली कर रहा है और मानने को रेडी नहीं है। हम जांच करेंगे यहाँ पे, तुमको पता नहीं है बदतमीज कहीं के। जो एग्जाम देने गया उस विद्यार्थी को पता है कि धांधली हुआ है, और जो करा रहा है उसको धांधली को पता नहीं है। सबसे बड़ा चोर क्या होते हैं सब, ये कुछ भी हो जाएगा। देखिएगा एग्जाम सेंटर का CCTV नहीं देंगे सर। क्या आप बिहार की जनता को ये आश्वस्त कर सकते हैं कि आगे से ये नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सर इसी पटना में गांव घर से धान का पोटली बांध के, सरसों बांध के बोतल में आता है, और यहाँ लड़का तैयारी करता रहता है, लड़की कोई दरोगा का, कोई शिक्षक का। अभी क्या करते हैं सब, ये एक एग्जाम लेंगे, 2 साल उसका रिजल्ट पेंडिंग कर देंगे। जिसका सिलेक्शन होने वाला भी ना, वो भी उसमें जाके बैठेगा, वो भी उसमें जाके बैठेगा। वो 4 जगह बैठ रहा है वहां पर। अभी हमारे यहाँ एक बच्चा था, उसका अभी तो पोस्टेड है, नौकरी कर रहा है, 9 जगह रिजल्ट हुआ था। 9 जगह। ज्वाइनिंग कितने जगह करेगा? 1 जगह। पिछले महीने ही सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO की भर्ती निकली, और उसने जो है आवेदनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुल 935 पोस्ट के लिए 9,70,000 आवेदन आयोग को मिले, यानी एक पोस्ट के लिए 1,037 लोगों की भीड़। सब नौकरी नहीं मांगते, जो योग्य है वही मांग रहा है। रही बात बिहार में इतना नौकरी के पीछे लोग क्यों भागते हैं, तो यहाँ भी एक नोएडा जैसा शहर बसा दीजिए, यहाँ भी एक गुड़गांव बसा दीजिए, बेंगलोर जैसे IT सिटी बसा दीजिए। इस कंपनी को छोड़ के इधर रिजाइन देंगे, इधर एक का ऑफर लेटर पड़ा रहेगा।
कोई बैसाखी पे चल रहा है, उसका पैर टूट गया है। यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है, क्यों बैसाखी पे चल रहा है, उसका पैर टूटा हुआ है, यहाँ क्या करेगा? इस सरकारी नौकरी का क्रेज शुरू से रहा है। बचपन में मेरी माँ कहती थी कि देखो जमीन तो है नहीं, और सिर्फ मेरी माँ नहीं कहती थी, मेरे जैसे सबकी माँ कहती थी जमीन नहीं है क्या करोगे। जानते सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है ऑफिसर? ये ऐसी आग होती है, अपने जवानी को मैंने पूरा दफना दिया। मैंने लड़का बहुत मेहनत कर रहा है तैयारी के लिए। मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सफलता नहीं हो रहा है। सफलता भी होगी, सफलता कई बार समय लेती है। अब तक कोई ढंग का कपड़ा नहीं पहना हूँ, ढंग का जूता भी नहीं पहना, फिर कोई बात नहीं, तो सपना मेरा है, मेहनत भी मेरा खुद का। आँखों में सपने थे, सोने से कोने में खो गए। कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे? तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। क्या गलत मांगे तुमसे, क्या गलत मांगे? सरकारी नौकरी खोजते तो लोग हैं समाज में कि उसको सरकारी नौकरी है कि नहीं है, और गारंटी कुछ नहीं है। मेरा नाम तो रामपुर बेस राजवंशी हुआ सर। मेरा गांव ग्राम भदासी हुआ। हम राजवंशी हरिजन महादलित से आते हैं सर। मजदूरी का काम करते हैं, कोई भी काम हो जाए। ऐसे राजमिस्त्री का भी काम थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। धान का खेत में भी मूरी को बारना जानते हैं, गोहट बनाना जानते हैं, धान काटना भी जानते हैं, मैंने कर लेते हैं। आपका क्या उम्र हो गया? अभी हमको 53-54 साल हो गए। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में तो 2 पुतो है, 2 लड़का है और 6 गो है पोता पोती। हमारे पिताजी गृहस्थी करते थे। गृहस्थी करते थे मतलब? खेती बाड़ी का काम करते थे। बिहार में रोजगार जो भी है, जैसा भी है, जिस रूप में भी उपलब्ध है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है खेतीहर मजदूरों की। उन लोगों की जिनके पास जमीन नहीं है पर वो खेती के कामकाज में लगे हुए हैं। और जो 13.5 करोड़ की प्रदेश की आबादी है उसमें से करीब 1,42,00,000 लोग खेती के कामगार हैं। इनमें से 70% लोग दलित समाज से हैं। मैं हरियाणा में रह के आए सर। हरियाणा से फिर चले गए थे देहरादून। यही ईटा पत्थर वाला काम वहाँ करते थे। खेती की जमीन नहीं है आपके पास? नहीं है सर। कभी नहीं रही? कभी नहीं। बाबूए जी के नहीं था तब। आप किसी का बटाई पे या पट्टे पे काम नहीं लेते? अभी तो नहीं लेते हैं हम सर, ऐसे ही कमाते हैं। तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। घर अपना चलाने में, खाने पीने में कितना महीने में खर्च हो जाता है? खर्चा तो हो ही जाता है साहब। कितना? बस नहीं पाता है, कम से कम तो 7-8 हजार हो ही जाता है। कपड़ा लत्ता सब कुछ महंगे के टाइम इस समय सब तो महंगा ही मिलता है। बच्चे कितना कमाते हैं दोनों? बच्चे भी अभी बैठे हुए सब नहीं कमाते हैं साहब। थोड़ा बहुत एक तो छोटा वाला लड़का है जो चापाकल के में थोड़ा बहुत जाता है। चापाकल का काम क्या? माने चापाकल बोरिंग जो होता है चापाकल। तुम वही हो जो बोरिंग का काम? हाँ, बोरिंग के काम करते हैं। तुम काम मिला आज? नहीं, आज बैठा बैठी है। आज 1 महीना से बैठा बैठी। दूसरा लड़का? दूसरा लड़का है से यही सरकारी जो आया था ना कचरा फेंकने वाला, उसी को चलाता था।
जो कचरा फेंकने वाली गाड़ी चलाता था। हाँ, सब बंद किए, पेमेंट नहीं मिल रहा। कितने दिन आपको काम मिल जाता है महीने में? मतलब इस महीने कितने दिन मिला है? इस महीने तो बहुत कम मिलता है सर। सितंबर में? हाँ। तो कितनी कमाई होती है? अब कितने कमाई का, पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। भूमिहीन किसानों को आप 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक, जिनके पास जमीन नहीं है तो वो किराए पर, या जिसको कहा जाता है पट्टे पर, लीज पर जो है जमीन लेकर के और उस पर खेती करते हैं। और इसके लिए एक मिनिमम थोड़ी सी पूंजी की जरूरत होती है, क्योंकि जो जमीन का सबसे छोटा रकबा है उसके लिए भी 15 से 18 हजार रुपए की पूंजी की जरूरत होती है। दूसरी श्रेणी वो है जो ये 15 से 18 हजार रुपए सालाना की रकम भी अफोर्ड नहीं कर सकती और वो दूसरों के खेतों में सिर्फ मजदूरी करती है। ऐसे लोग हैं खेतीहर मजदूर जिसको कहते हैं, और उसके बदले उन्हें कई बार मिलता है कैश और कई बार मिलता है कुछ अनाज। ज्यादातर किसानों की हालत बहुत खराब है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो एक हेक्टेयर से कम वाले, स्मॉल जो 2 हेक्टेयर से कम वाले, 97% फार्मर इसी कैटेगरी के आते हैं। 65 से 70% जो फार्मिंग आज के दिन में हो रही है वो बटाईदारों के द्वारा हो रही है। मतलब वो किराएदार हैं, जमीन के मालिक नहीं है, दूसरे की जमीन है उसमें वो खेती कर रहे हैं, छोटे किसान। किसी से सूद पर पैसा लेके पट्टे पे खेती नहीं, क्यों नहीं सोचे? न सूद पर लेकर के नहीं किया सर, ऐसे सूद पर बाल बच्चा के हुआ बर बीमारी, जैसे एक ठो बच्चा का पोता का पैर टूट गया, उसमें का एक आदमी से लिए 10,000 रुपया सूद। कितने रुपए? वो आपको सर 5 रुपया सैकड़ लेता है। 100 रुपए पे 5 रुपए? 100 रुपया लेता। चुका दिए? नहीं सर, अब उतना कमा नहीं पा रहे हैं तो चुकाए नहीं सर। तो उस पे तो सूद बढ़ता जा रहा है। बिहार में जो मनी लेंडर्स हैं उनका इंटरेस्ट तो बहुत हाई है, 4-5% पर मंथ के हिसाब से लोगों को लोन देते हैं। अभी इस लोन पर अगर कोई खेती करने की बात सोचेगा तो इम्पॉसिबल है। यही घर है? दिखाइए अंदर से घर। आइए। दरवाजा है ये? हाँ सर, दरवाजा बनाए। और लाइट नहीं है, बिजली का व्यवस्था? लाइट है, जल नहीं रहा है पूरा। अच्छा, टॉर्च जलाता हूँ मैं। खाना क्या बनाए हैं आज? दिखाइए। खाना सर? खाइए आप अभी खाना। खा लिए सर, देखिए। दाल है? हाँ, दाल चोखा बना था तो खत्म है, भुंजिया है मिर्च का। वाह। और चावल सब लोग लगता है खा चुके हैं। हाँ, चूल्हा पे ही बनाते हैं? चूल्हा। आप गैस सिलेंडर कुछ नहीं मिला है? यहाँ गर्मी नहीं लगता है जब काम करती हैं? तो क्या करें सर? क्या करें? लगता है तो बर्दाश्त करते हैं सर। बर्दाश्त करते हैं। सरकार से क्या कहेंगे? क्या कहें, गरीब है पे दीजिए वो कुछ का गर्दन बना ला का। देखिए ये घर है, यहीं पे खाना बनता है, ये चूल्हा है और यहाँ पर एक बेड है जिसमें सोने की व्यवस्था है, संदूक है, ये अनाज रखने के लिए है। एक ही घर में 2 पार्टीशन कर दिए गए हैं। पोखर एकदम बगल में है। आप पोखर के पास, पोखरे पर है। देख लीजिए साहब, सरकार ने ये कहा था कि महादलितों को रहने की जमीन दी जाए, राजस्व विभाग को आदेश दिया था। हाँ सर, सुने थे लेकिन मिला नहीं ना सर। इस योजना के पीछे नीतीश कुमार सरकार की नीयत तो बहुत अच्छी थी, इंटेंशन तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत खामियां थी। इसकी वजह से महादलितों की स्थिति में जो अपेक्षित सुधार आना चाहिए था, जिस गति से आना चाहिए था, वो नहीं आ सका। यहाँ पर जो व्यक्ति है सब रह रहे हैं, सबको हटाने के लिए, और यहाँ प्लान बना था सर, उसमें फिर जमीन इस जगह दिया गया कि इकरो से बहुत ज्यादा पानी है, खाड़ी में दिया गया, वहाँ कैसे घर बन पाएगा सर? फाइलों का अंबार पहाड़ बनाता रहा योजनाओं का, लेकिन विकास की छन्नी महादलितों के लिए जाम ही रही।
कितना रुपया एक साथ देखें? एक साथ कहाँ सर, हम बहुत हाईएस्टली देखे तो 60-70 हजार एक साथ रुपया, एक रात से ज्यादा नहीं मिलते। बिहार से बाहर आप इतनी जगह गए, बिहार आपको अच्छा लगा या बाहर कहीं पे अच्छा? सबसे अच्छा तो हमारा देहरादून अच्छा लगा सर। बिहार से भी मस्त। क्यों? रहन सहन बहुत अच्छा। बिहार में क्या समस्या है? बिहार में तो समस्या सर का कहा जाए, रह रह के मरता है, शांत है। वहाँ रहने लगते तो अच्छा रहता। बहुत अच्छा हमको लगा। अब तो सर दिन रात हम सोचते हैं यही कि किस तरह हमारा बाल बच्चा गुजरेगा। अब तो हमको गुजरने का समय आ गया। अब बारी बिहार के मखाना की है। देश का 90% मखाना यहीं बिहार में होता है। मैं बिहार के दरभंगा जिले में हूँ और मेरे पीछे मखाना की खेती हो रही है। यहाँ पर मधुबनी, दरभंगा बहुत बड़ी संख्या में लोग इस काम में लगे हुए हैं। एक अनुमान है कि मखाना की खेती, उसकी प्रोसेसिंग, उसके व्यापार पर करीब 2 से 2.5 लाख परिवार आश्रित हैं। ये पहले लाल लाल रहता है, लाल से धीरे धीरे काला होता है। ये धरती पर बैठ जाता है, फिर हम लोग निकालते हैं। इसी में से जो है सो आपको फल निकालता है। देखिए आपको दिखाते हैं हम। बीज कितने रुपए किलो जाता है? बीज 250 से 300 रुपये किलो बेच देते हैं। और लावा कितने रुपए किलो? लावा आपको जो है सो 900 से लेकर 1200 तक मिलेगा। 900 से बड़ा फर्क है। ये 3 किलो बीज लेंगे ना तो 1 किलो लावा निकलेगा। ये सुपर फूड है जिसे आप दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। मेरे ख्याल से मखाना एक बहुत छोटा कमोडिटी, उसमें इम्प्रूवमेंट अभी तक जो होना चाहिए था वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। मखाना बोर्ड इन बिहार। आपने देखा होगा कि पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जो हैं वो आई थी मधुबनी साड़ी पहन के, और उन्होंने मखाना बोर्ड का वहाँ पे अनाउंसमेंट किया। मखाना बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। बजट में इनफैक्ट बिहार का नाम इतनी बार लिया गया कि जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं या मीडिया वाले हैं, उन्होंने इसको बिहार बजट तक घोषित किया कि बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं इसके लिए, जबकि बिहार में कुछ मिला नहीं। मखाना की खेती में पूंजी बहुत ज्यादा लगता है। वो हम लोग जो है से अपना पूंजी हो नहीं पाता है तो ब्याज पर लेते हैं, और बैंक लोन नहीं करता। अगर लोन करे हम लोगों को तो यहाँ 5% पर हम लोग पैसा लेते हैं, वहाँ से 1.5% 1% में मिलेगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत जो है सो मदद होगा। मखाना बोर्ड का गठन तो हुआ, लेकिन हम लोग किसान का उसका फायदा कहाँ मिल रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है हम लोग। अब जो इम्प्रूवमेंट जरूरी है वो इम्प्रूवमेंट आएगा, ऐसा सोचा जा सकता है। सबसे पहले तो मखाना की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो, ये देखना जरूरी है। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये देखना जरूरी है। उसके ऊपर अब काम होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। मखाना बोर्ड मैक्सिमम 100 करोड़ तक टोटल बजट ले आउट रहेगा। मखाना का खुद का जो पोटेंशियल है, बहुत भी कर लेंगे तो 6000 करोड़ तक रहेगा, इससे ऊपर नहीं है। क्योंकि मखाना को उगाने के लिए जमीन चाहिए, लेबर चाहिए। मखाना में उसकी बहुत प्रोसेसिंग वैल्यू या वैल्यू एडिशन है ही नहीं। आपने मखाना अगर कभी खाया होगा तो मखाना क्या होता है, आपने उसमें अलग मसाले डाल दिए या नमक डाल दिया, मैक्सिमम यही है, सॉल्ट एडिशन है या सीजनिंग है। तो बिहार में मखाना को लेके इन्होंने इतनी बातें कर दी, जबकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी जगह को। आप चाइना हमसे आगे इतना क्यों है, इंडिया से आगे? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेके गए।
बिहार से आप देखिए कि दिल्ली के ट्रेन, पंजाब के ट्रेन, सूरत के ट्रेन बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसका कारण ये नहीं है कि वहाँ मतलब बहुत बड़ी बड़ी नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। वो किसी के कोई सूत काट रहा है, कोई बैग बना रहा है, कोई सिलाई मशीन चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, ये सारे काम करने के लिए बाहर जाते हैं। तो एक मैसिव एक तरह से पलायन इसलिए होता है कि हमारे पास उनको एकोमोडेट करने के लिए उनको देने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कहाँ काम करेंगे। 300 रुपया मजदूरी मिलता है, वो भी महीने में 10 दिन काम होता है तो 15 दिन बैठना पड़ता है, वहाँ तो खर्चा हो नहीं पाता है पूरा। जो माइग्रेट कर गए हैं वो 60-70 लाख से हो सकता है मे बी इवन 1 करोड़ तक हो, उतना माइग्रेट कर रहे हो। आप देखिए ना बिहार में, आप ट्रेनों के नाम भी देखिए, श्रमजीवी एक्सप्रेस। बिहार से लेबर जाते हैं बाहर, यहाँ लेबर ही जाते हैं ज्यादातर, पढ़े लिखे कम हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, तो हाथ से काम करने वाले लोग ज्यादा जा रहे हैं। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, उस इलाके में तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां हर एक घर का एक से ज्यादा व्यक्ति माइग्रेंट था। इसको आप आंगन कह लीजिए, बाथरूम कह लीजिए। भाई साहब अभी अभी नहा करके यहाँ से निकले हैं। तो कितना किराया है इस एक कमरे का? इसकी 3,000 रुपया। 3,000 कमरा है और बाथरूम 2 शेयरिंग में है बाहर। तो इस पूरे उसमें कितना कमरा है? ये इसमें 8-10 के लगभग है, नीचे 8-10 कमरा है और 2 बाथरूम है। हर कमरे में 5-6 लोग हैं। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है लगभग। सोने का जगह 5 लोगों का हो जाता है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। गांव में भी तो ऐसा ही है, गांव में कौन सा हम लोग राजा महाराजा थोड़ी है कि बड़े आदमी है पलंग पे सोएंगे। ये काम क्या करते हैं? काम कुली करते हैं। कहाँ पे? गांधीनगर एशिया मार्केट। ये बताइए, जब आप आए थे 2006 में तो क्या उम्र था आपका? उस समय उम्र हम लोगों का 13-14 साल। क्यों लगा कि बाहर निकल जाना चाहिए? मजबूरी था, इसलिए मजबूरी में उतारना पड़ेगा न। सही टाइम पर खेती में फसल हो पाती, जैसे कि अभी धान हुआ, धान पानी आया लास्ट में खराब हो गया तो मजबूरी में उतारना ही पड़ेगा। ये स्थिति है बिहार की कि जिसमें गरीब जो किसान है वो किसी तरह से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। इसलिए आप देखें कि जो गांव से माइग्रेशन हो रहा है उसमें एक बड़ा तबका वो भी है। जमीन ज्यादा नहीं है, 1-8 बीघा है, उसमें 4-5 भाई है। जैसे कि अभी बाढ़ के समय में आया तो धान सब बह गया, सब खरीद के खाना पड़ता है। यहाँ से पैसा भेजेंगे तब तो खाएंगे। 75% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की वो कुवत नहीं है कि इतने बड़े पॉपुलेशन का प्रेशर लेकर के वो सेक्टर उनको सरवाइव करा सके। यहाँ जैसे आप रह रहे हैं 5 लोग एक साथ। हाँ, तो सब लोग मिल बांट को बनाते हैं सब साथ में। इसमें आटा चावल है और नीचे रखिए साहब ये सरसों का तेल, 1 कढ़ाई, 2 भगोने, 2 तवे हैं। 2 तवों पे फटाफट 6 लोगों के लिए रोटियां बनाई जा रही हैं। यही किचन है, इसी को रात में उठा करके ऊपर कहीं रख देंगे तो 5 लोगों के सोने की जगह बन जाएगी। आपसी द्वेष, आपसी झगड़ा लड़ाई में इनका गौरवपूर्ण इतिहास भुला दिया गया है। इनके अंदर आज भी वही है मगध सम्राट वाला, बट अर्थव्यवस्था से इतना तोड़ दिया, मतलब ब्लड लाइनिंग के अंदर वो वाला है कि परिवर्तन लाने वाला, लेकिन पैसा ही नहीं है। मेरे बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। सर मेरे को यहाँ 40 साल हो गया, मैं 45 रुपए का टिकट में आया था। ये वो फौज हैं जिनके अंदर लड़ने की दिलेरी है लेकिन हथियार छीन लिया गया है, इसलिए ये उतावलापन इनके अंदर दिखता होगा। है ये जुनून, काम करने वाले हैं। आप इनको कोई काम करके देखिए यहाँ पे, अरे कुछ नहीं मिला तो आज भी देखिए जब मजदूरी भी करने जाते हैं तो लोग कहते होंगे, भले गाली देते होंगे लेकिन कहते हैं काम ईमानदारी से करता है। बिहार से सब लोगों को बाहर निकल के क्यों आना पड़ता है कमाने? क्या आना, कुछ क्या है बिहार में आपको पूछे? मैंने फैक्ट्री है, क्या काम बिहार के अंदर दिया हमारे नीतीश कुमार ने? क्या दिया लालू जी ने? 20 साल राज किया लालू जी, 15-20 साल नीतीश कुमार रह गया। क्या हुआ हमारे बिहार में? अभी इलेक्शन का टाइम है सर, इसलिए इतना बात ही हो रहा है, नहीं तो बिहार में कोई काम नहीं होगा। फिर दूसरे राज्यों में इस माइग्रेशन के कल्चर को लोगों ने प्रमोट भी किया। आप पंजाब चले जाइएगा,
वहाँ माइग्रेंट जो लेबर आते हैं उनका क्या वेलकम होता है, उनको ट्रेन से लोग उतरते के साथ लोग उनको ले जाते हैं, अपने यहाँ खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो मजबूरी है। अगर ये लेबर नहीं रहेंगे तो खेती नहीं हो सकती है। क्या उम्र है आपका? मेरे को 57 साल हो गया, 57-58 ऐसे। इतना वजन उठा पाते हैं अब शरीर से, उम्र हो गया तो? 40-50 किलो 60 किलो ऐसे उठा लेते हैं। हाँ, क्या करते हैं, मजबूरी में उठाने पड़ता है। अब जानते हैं 60 साल में आदमी रिटायर हो जाता है नौकरी में, आराम करता है। दवा खा के काम कर रहा है, ये बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है ना, दवा खा के क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। बच्चे सब अभी छोटा है। कितने बड़े हैं? एक 9 में पढ़ता है, एक 10 में पढ़ता है। उनके लिए क्या जिंदगी चाहते हैं? क्या चाहेंगे, जब तक चल रहा है, सोचते हैं कम से कम 10 भी कर लेगा तो अपना फिर जो मर्जी करेगा, काम जो ऊपर वाला देगा करेगा। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है हमारा, करीब से करीब 50% का एक जो पॉपुलेशन है, उसमें पढ़े लिखों की संख्या की मैट्रिक पास से कम, क्लास 10 से नीचे की संख्या बहुत बड़ी है। उनके पास लेबर होने के अलावा कोई ऑप्शन मजदूरी का बचता है। 10 क्यों कर लेगा? आप 12वीं 14वीं ग्रेजुएशन तक सोचिए, ग्रेजुएशन के बाद बेहतर करेगा। उसका स्थिति सही है नहीं है, उसको कमाएगा कौन जो पढ़ाएगा, उसको खर्चा भी घर के चलना चाहिए ना। फिर ऐसा प्राइवेट स्कूल है सब बिहार में, उसमें पैसा लगता है, सरकारी तो ऐसा है ही नहीं, इसलिए मजबूरी में आदमी आना पड़ता है। 10वां किराया के फिर आ जाएगा दिल्ली। वो इनसे सबसे पहला चीज क्या छीना गया? इनसे पैसे, पूंजी छीना गया और शिक्षा छीन लिया गया। जब पूंजी और शिक्षा छीन लिया गया तो एक ऐसी जनसंख्या है जो अपने डेली नीड के लिए लड़ रही है। अगर जन्म हम लोग को सही जगह मिलता और किसी जगह कोई काम धंधा करके अपना कमा खटा करके खाते, मगर ये यहाँ पर आकर के हम लोग को जैसे बहुत परेशानी हो रहा है सर। बुरा तो लगता ही है किसी को भी, किसी भी प्रांत को अगर लेबर सप्लायर स्टेट के रूप में अगर कहा जाएगा तो लोगों को बुरा लगता है। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए मान लीजिए, हाँ, और जितना आप अभी यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ जैसे 500 कमाते हैं, अगर गांव में 400 भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, सबको साथ रहेंगे। जैसे आप दिवाली छठ बिहार का माना हुआ पर्व है, उसमें यहाँ रहना पड़ता है। जमुना तीरे रहता को शाम नहीं आयो रे। पापा मम्मी डेट हो गया गांव में, कोई मान लो बूढ़ा व्यक्ति यहाँ से जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मालिक हिसाब नहीं देगा, रोक लेगा। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, लोगों समय पर नहीं पहुंच पाते। करीब यहाँ पे 18 साल से कोई त्योहार में घर नहीं जाना होता है। कैसे जाएंगे? किसी का कर्जा ले रखे हैं, उसको अभी सधाना पड़ता है। घर में 10 परिवार है, कमाने वाले एक है। यहाँ जिस स्थिति में आप लोग रह रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है भाई, मगर बात करेगा क्या बंदा। मुंबई में गए थे किसी प्रोग्राम को लेके, वो कहे कि सर आप कहाँ से हैं? तो हम कहे बिहार से हैं। तो कहे लगता नहीं बिहारी हैं। तो कहना क्या चाहते हो भैया यहाँ पे कि हम बिहारियों का कुछ अलग से, मतलब उसका कहने के बाद मजदूर क्यों नहीं है? पंजाब में एक आदमी थे तो उन्होंने घर पे काम करा रहे थे कुछ, तो हम बोले कि काम कब कंप्लीट होगा? कहे कि बिहारी नहीं मिल रहे हैं तो कैसे कंप्लीट होगा? तो हम कहे कि बिहारी, अरे कहीं का मजदूर रख लो। तो उसने क्या बोला, हमारे यहाँ मजदूर को बिहारी ही बोला जाता है, मतलब वो कहीं का मजदूर रहे, मतलब मजदूर है तो बिहारी ही बोला जाता है। हमारे बिहार में रोजगार नहीं, इसलिए हम लोग अभी यहाँ आए हैं, दिल्ली आए हैं। अगर यही रोजगार हम लोग को बिहार में होते तो हम लोग बिहार में रहते, यहाँ क्यों आते? बिहार में 200 रुपए भी मिलते तो बिहार में रहते। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जिनके पास ना तो अब रोजगार है, ना खाने के लिए रोटी है और चलते जा रही है। कोरोना वायरस मानव जाति की ऐसी त्रासदी लेकर आई, तो क्या करें सर, मजबूरी में फंसी। लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे ही बसें आती है ऐसे टूट पड़ते
होते हैं। आज 4 दिन में खाना नहीं मिला। हम आज वहाँ डर के मारे भागे आए, कोई साधन नहीं हमारा, कोई नहीं। जैसे सब मजदूरी करते हैं, इसमें हम सब मजदूरी करते हैं तो पूछता बाद में पहले पुलिस वाला डंडा मार देता है। खाली पेट और खाली जेब, घर लौटने की मजबूरी, कैसे मजदूरों का काल बना। खास तौर पर जो पैदल लोग हैं, जिसकी वजह से मानव त्रासदी से नजर आई थी दिल्ली की सड़कों पर। करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर थके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। बस वाले लिया 40,000 रूपए, एक बस वाले लिया। कितना आदमी गया? 25-30 आदमी गया होगा। कोरोना में तो सर हम लोग को बुरा हाल हुआ और 3-3 हजार रूपए रिक्शा वाले को दिए। फिर हम लोग घर पहुँचे 6 रोज में। दरभंगा जब घुसे तो हमारे बिहार का पुलिस फौजी ने वहाँ घेर लिया, नहीं तुम लोग दिल्ली से आ रहे हो, यहाँ से वापसी हो जाओ। हम लोग बोले कहाँ वापसी हो जाएंगे, हम अपने घर जा रहे हैं। मजदूर तो कट के मर गए थे जो बाहर गए थे, इनके झांसे में आके यहाँ तो फैक्ट्रीज नहीं है। आप बस 3 शहर बसा दीजिए, यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक भी नहीं है यहाँ। तो हम लोग यहाँ पे आया हूँ, मजदूरी करने के लिए आया हूँ। अगर यही मजदूरी अगर हम लोग को अगर सरकार बिहार में देते तो हम लोग अपना फैमिली के साथ में रह करके बिहार में रोजगार करते। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो सभी लोग बाहर से ट्रेनें भर भर के यहाँ प्लान करके आ रहे थे। तो डीएम सर ने देखा कि सभी लोग यहाँ पे स्किल लोग हैं और बाहर में जॉब कर रहे हैं, अगर हम उनको यहीं पे जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल मैपिंग करके, तो उनके हिसाब से अगर रोजगार यहाँ पे मिलेगी तो वो लोग कर सकते हैं। उन्होंने बुलाया सबको, हम लोग गए वहाँ पे, बोले कि अगर तुम लोग को यहाँ पे अगर कोई जॉब दे दिया जाए, बिजनेस दे दिया जाए तो तुम लोग कर सकते हो। हम लोग सर पूरा वर्ल्ड में ज़्यादा करके बिहारी ही बसा हुआ है। अगर बिहारी के पास टैलेंट है, फिर यहाँ पे पूंजी चाहिए उसको कुछ आगे बढ़ने के लिए, वो हमारे पास नहीं है सर। तो बोले ठीक है, हम आप लोग के लिए कुछ सोच विचार कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं। हम लोगों के मन में ये बात आई कि यहाँ के लोग जो बाहर जाने को मजबूर होते हैं, यहीं इस तरह का कुछ इंतजाम किया जाए कि किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े। 2020 से पहले हम सूरत में रहते थे, वहाँ हम कंपनी में काम करते थे सिलाई का। फिर जब लॉकडाउन लगा तो हम अपने वापस पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला वापस लौटे। उस समय के डीएम कुंदन कुमार सर थे, उन्हीं के सहयोग से हम यहाँ चनपटिया में अपना स्टार्टअप शुरू किए थे। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 57 फैक्ट्री यहाँ पे ओपन हुआ और 7000 यहाँ पे कारीगर काम कर रहे थे और करीब 15 से 20 करोड़ का यहाँ से ट्रांजैक्शन भी हुआ है। और यहाँ से माल जैसे बना फुटवेयर है, लहंगा साड़ी है, स्वेटर है, जीन्स है, जैकेट है, उसके बाद स्टील का भी काम होता है यहाँ पे और लूम का भी काम होता है। लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर माल जा रहा है यहाँ से, मलेशिया भी यहाँ से माल गया, नेपाल माल गया, भूटान माल गया, बांग्लादेश गया यहाँ से सर। आपदा को अवसर में बदलने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मौजूद है श्री कुंदन कुमार, डीएम वेस्ट चंपारण बिहार। इसका एक स्लोगन था कि मजदूर से मालिक बनने का सफर, और आज बिल्कुल उसका उल्टा हो चुका है कि मालिक से और फिर मजदूर बनने के सफर लोग शुरू कर दिए हैं। 2 साल तो मेरा काम बहुत अच्छा चला, लगभग मेरा 2 साल में 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर था। पर बीच में क्या है, उस समय स्टार्टिंग में यहाँ 57 कंपनियां थी, बाद में यहाँ अभी धीरे धीरे पूरे कंपनियां बंद हो गई, लगभग 5-6 ही कंपनी चालू है। बाकी सबकी यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई कि लोगों के पास यहाँ पैसा नहीं है जिससे वो लोग काम करे। यहाँ पे हमने आया जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, जिसमें से हमको 1 साल तक चलाया अच्छा है, क्योंकि बैंक का EMI 45,000 था, पर मंथ भरना था। और यहाँ पे मार्केट भी नया था, मार्केट को क्रेडिट चाहिए था, उसके लिए हमारा मार्केट में कुछ माल गया, कुछ EMI 45,000 रुपये का मंथली भरना पड़ा, उसमें हमारा शॉर्ट लिस्ट हो गया। उसके बाद काम ठप हो गया, नहीं चलने लगा, पैसा का दिक्कत हो गया, मेरा खाता भी NPA हो गया। उसके करके बैंक ने मेरा घर का नीलामी लगा दिया। 2 साल में यहाँ 7,000 आदमी का रोजगार हम दे दिए थे, 7,000 आदमी का 2 साल में। आज ये 3 साल में वो 7,000 का 7,000 चले गए, से भी हम मालिक बचे हुए हैं। गवर्नमेंट हम लोग से वादा किया, नीतीश कुमार जी वादा किए हैं, वो अपना भूल गए। यहाँ पे बेतिया आए थे, जब बोले कि आप लोग का जो मसला है आप लोग बताइए, हमने सीधा उठ के बोला सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग का आप भूल गए हैं। बोले पेपर ले लो, लेकिन वो पेपर लिए चले गए, कुछ हल नहीं निकला। अब जैसे जगह की बात होगी तो लोग कोई भी यहाँ काम करना चाहेगा, उसके लिए जगह चाहिए। तो
तो हम लोगों ने तय किया हुआ है कि नहीं उन लोगों को हम लोग जगह उपलब्ध कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री 23 दिसंबर 2024 को बेतिया कलेक्ट्रेट में उन्होंने घोषणा किया, ये जो जमीन है सर ये कृषि विभाग का बाजार समिति का जमीन है, बट उस टाइम डीएम साहब ने हमको इसको रेंट पे लेके तत्काल में इसको अरेंजमेंट करवा दिया और मुख्यमंत्री साहब ने इसको आके घोषणा किया कि हम इस जमीन को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करते हैं और जो यहाँ का हमारे उद्यमियों का समस्या उसके लिए विशेष परिस्थिति मानते हुए इसको वित्तीय सहायता देने का ऐलान कर दिया। 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट से अप्रूवल भी हो गया। 1 साल तक बराबर कंटिन्यू हम लोग पटना दौड़ते रह गए। आज ये इनसे बात करके आओ तो पता लगा अगले हफ्ते वो चेंज हो गए। लास्ट में हमने कृषि विभाग के मिनिस्टर से मैंने खुद पर्सनली बात किया तो उन्होंने क्या बोला हमको, जब तक जमीन नहीं मिलेगी आप लोगों को तो फंडिंग हो ही नहीं सकती है। ये 9 महीना दौड़ने के बाद हमको बताया गया ये सहायता दे रहे हैं, ये चीजें दे रहे हैं, तब हम यहाँ पे मशीन लगे। हम पागल आदमी थे, हम वहाँ 5,000 पॉकेट से खर्च करके 50,000 कमाता था इधर उधर घूम करके। हम इसीलिए तो सर रो रहे हैं कि हमने 1.5 लाख का सैलरी कमा रहा था सर। हम लोग उद्यमी हैं, कहीं को बाहर में जॉब कर रहे थे, हम लोग आए अपना गांव पे कि हमको यहीं पे रोजगार मिलेगा और हम यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देंगे, तो ये काम हम लोग ही खुद किए। उसके बाद उद्योग मंत्री बोल दिए कि हमसे समझने में गलती हो गया, हम नहीं समझ पाए। इसमें हमारी क्या गलती है सर? मेरा बच्चा दूध के लिए रोता है, लो अभी हमारा ये हालात है, फिर भी हम लोग डटे हैं कि क्या पता गवर्नमेंट को नजर आ जाए कुछ हम लोग में, हम लोग को फिर जोश भर दे गवर्नमेंट। हम नहीं कर पाए तो अभी बड़ी फैक्ट्री कैसे आ जाएगी? जब घरेलू आदमी नहीं उठ पाया, उसको नहीं ये लोग उठा पाए, तो बड़ी कंपनियां कैसे क्या आ जाएगी? आकर के सीधे एक बार मशीन सारा लगा कर बैठ जाएगी। 21 लाख का नीलामी लगा दिया घर का बैंक। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया था, मैंने खत्म हो जाएंगे, फांसी लगाने का प्लानिंग पूरा यहाँ हो गया था। मैं फांसी लगाने जा रहा था, ये यहाँ का लोगों बचा लिया हमको। यहाँ पे मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग 20 से 25 करोड़ रुपया का है। सरकार थोड़ा सा मदद कर देती है, यहाँ पे लोगों का जमीन फिर से रिन्यूअल कर देती है, थोड़ा बहुत उन लोगों को पूंजी मुहैया करा देती है गवर्नमेंट। तो बस सरकार को थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। सब लोग बहुत बढ़िया से यहाँ से काम करेंगे और यहाँ पे सब लोग खुशहाल रहेगा सर। यहाँ पर आता है वो सवाल जो कई दशकों से बिहार के आसमान में गूंज रहा है। हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिग इंडस्ट्री आप छोड़ें, छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री जो होती है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, वो भी नहीं है। इंडिपेंडेंस के पहले भी इंडस्ट्री नहीं था, लेकिन इंडिपेंडेंस के 12-15 साल के अंदर में अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज आई। बिहार आज ऐसा नहीं था। आजादी के बाद बिहार जो था, जो देश का जीएसडीपी था, उसमें बिहार 5वें नंबर का स्टेट था। फॉर एग्जाम्पल पावर प्लांट्स, शुगर मिल्स, इनफैक्ट जूट मिल्स, ये आई और ये 1952 से लेके 1970 तक ग्रो भी की। भारत में अगर आप टोटल टाउनशिप्स गिनवा दीजिए आप मुझे उस समय के, तो आपको कानपुर दिखेगा, थोड़ा बहुत मद्रास दिखेगा, कैलकाटा दिखेगा, बॉम्बे दिखेगा, अहमदाबाद उस समय उभर ही रहा था। टोटल मिला के आपको अनडिवाइडेड बिहार से बाहर आपको 5-6 टाउनशिप्स ही दिखेंगी। लेकिन अब बिहार में रांची था, जमशेदपुर था, बोकारो था, डालमिया नगर था, कम से कम 10 टाउनशिप्स थे। अधिकतर लोग यहाँ पे आके जॉब करते थे। करीब 8% के आसपास जो था बिहार का कंट्रीब्यूशन था उस जमाने में। 60s ऑनवर्ड्स वो घटना शुरू हुआ। हम भी घूमते थे तो दिखाई पड़ता था, चिमनी दिखाई पड़ती थी, धुआं दिखाई पड़ता था। अब वो सब गोल हो गया है, सडनली डिसअपियर करने लगी। चीनी मिलें हमारे पास, एक जमाने में 27% देश का चीनी प्रोडक्शन बिहार में हुआ करता था। ये पिछले 30-40 वर्षों की कहानी है, ये सब खत्म हो गई। बिहार की समस्या क्रिएट हुई, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि आजादी के तुरंत बाद 50s में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई, जिसमें ये था कि भाई कि आप अगर लोहा, कोयला या कोई भी मिनरल्स जो बिहार में उत्पन्न होता है, इसको आप किसी दूसरे स्टेट में या दूर कितना भी स्टेट में हो, उसको ले जाने का जो माल ढुलाई का जो खर्चा रहेगा, जो टैरिफ रहेगा,
वो सेम रहेगा। खनिज पदार्थ बिहार में भी उसी रेट में मिलेगा और वो चेन्नई में भी उसी में मिलेगा। उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री धीरे धीरे कोस्टल रीजन्स में चले गई और बिहार जो है वो वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो गई। उस जमाने में बिहार झारखंड एक हुआ करता था, वो 40% खनिज बिहार में प्रोड्यूस होता था। तो बिहार उस हिसाब से तो सबसे रिच स्टेट होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया। आप देखेंगे कि बिहार केवल फ्रेट इक्वलाइजेशन का दंश नहीं झेला। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पंजाब में एग्रीकल्चर में जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हुआ, बिहार उसका 1/5 था, जबकि बिहार एग्रीकल्चरल स्टेट है। पूरी हरित क्रांति जो हुई वो हरियाणा पंजाब को बेस करके हुई। उस प्रोसेस से बिहार छूट गया हो। कास्ट सिस्टम में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चला रहा था, तो वो एक तरह से उसका विस्फोट होता है। 76 से जो मिर्ची नरसंहार हुआ, उसके बाद से जो कास्ट मैसेकर का दौर चला, तो उसका एक प्रेसिपिटेशन आप देखिए 90s के बाद काफी मैसेकर्स हुए, चाहे वो 12 मैसेकर हो, सेनारी हो, मियापुर हो, लक्ष्मणपुर बाथे मैसेकर हो। वो उसके कारण से लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी की तैसी होगी, जहाँ की पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है कि हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे, हमारा काम है सिर्फ लाश उठाना। तो ऐसे माहौल में कोई इंडस्ट्री की कैसे सोच सकता है? तो यहाँ पे रोड्स नहीं थी, बिजली नहीं था, किडनैपिंग जो है यहाँ पे इंडस्ट्री थी। पूरे देश में 90s के दौर में बहुत बड़े चेंजेस हुए। प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़े स्केल पर अपने आप को एक्सपेंड किया, लेकिन बिहार उससे कटा रह गया उस समय भी। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के जो नेता थे, नीतीश कुमार और लालू यादव, तो ये लोगों का ओरिएंटेशन नहीं था। ये कमूमन एक ऐसा माहौल बन गया, और बिहार से जो कि पटना तक में जो कुछ लोग काम करते कारोबारी थे, वो भी बाहर जाना यहाँ से शुरू कर देते हैं। उनका एक माहौल नहीं था। एक शाम के वक्त अगर आप नहीं निकल सकते थे, भय का माहौल था, तो इंडस्ट्री दूर की बात थी उस दौर की। लेकिन एक पॉजिटिव बात कि बिहार का वो ट्रांजिएंट पीरियड था, क्योंकि बिहार में कास्ट गैप्स बहुत है। बिहार की हिस्ट्री ऐसे रही है कि यहाँ पे जमींदारी सिस्टम यहाँ पे बहुत स्ट्रांग थी, और उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे 2 क्लासेस थी। यहाँ पे लैंड होल्डिंग क्लास और लैंड लेस क्लास थी। तो दोनों के बीच में गैप्स इतनी थी, उस गैप को फिल करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। लोकसभा में शोर शराबे और मामूली नोकझोंक के बीच कल रात झारखंड राज्य गठन का बिल ध्वनिमत से पास हो गया। अलग झारखंड का बिल लोकसभा में पास होने के बाद पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो 87% जो रेवेन्यू था वो झारखंड के पास चला गया, बिहार में 13% ही आया। तो बिहार सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बन के रह गई। 18 जिलों के इस नए राज्य झारखंड में देश का सबसे बड़ा खनिज भंडार छिपा है। पूरे देश का 37.5% कोयला, 22% कच्चा लोहा और 90% माइका यहीं के खानों से निकलता है, जबकि बोकारो स्टील प्लांट और टिस्को यहीं देश का 40% इस्पात तैयार करते हैं। इनके अलावा टेल्को समेत बिहार के 62 बड़े कारखाने भी झारखंड में ही हैं। दामोदर घाटी परियोजना और पतरातू थर्मल पावर स्टेशन अभी बिहार को 70% से ज्यादा बिजली सप्लाई करते हैं। ये दोनों बिजली घर भी झारखंड के हिस्से में आएंगे। तो इसलिए अगर आप सही ढंग से देखें तो बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को शुरू होने का समय आज से 25 साल पहले से शुरू हुआ। बेरोजगारी, सूखा और बाढ़ से परेशान बिहार के लिए ये विभाजन एक नई मुसीबत है। झारखंड बनने के बाद बचे बिहार में अब उग्रवाद प्रभावित 15 जिले, बाढ़ प्रभावित 12 जिले और सूखा प्रभावित 9 जिले होंगे। उद्योगों के नाम पर उसके पास अब सिर्फ बरौनी रिफाइनरी, एक बिजली घर और खाद कारखाना बचे हैं। इसके अलावा 28 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 18 बंद पड़ी हैं। उस समय आई थिंक विनय बिहारी का लिखा हुआ गाना था भोजपुरी का, काफी चला था, जिसमें कहता है कि मिसरी मलाई खैला कैला तन बुलंद, मिसरी मलाई खैला कैला तन बुलंद, अब खैहा सकरकंद, अलग बैले झारखंड। कि सब तो झारखंड के पास चला गया। अब बहुत सारे जो अपोजिशन के लोग थे वो मजाक भी करते थे, विद ड्यू अपोलॉजी टू लालू प्रसाद, कि बिहार में सिर्फ लालू और बालू बचा हुआ है। 2005 के एंड में जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनकी सरकार बनी।
I was literally summoned by the chief minister and said कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? I was an ADG. I said हो क्यों नहीं सकता है? एनडीए गवर्नमेंट जब आती है नीतीश कुमार तो एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किए हैं। शुरू में काफी माहौल हुआ। 2007 में हम लोगों ने एक ग्लोबल मीट फॉर रिसर्जेंट बिहार का एक प्रोग्राम का एक कॉन्सेप्ट दिया और वो कार्यक्रम बड़ा हो गया। उसमें भारत के राष्ट्रपति कलाम साहब है चीफ गेस्ट आ गए और उसी समय गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात एकदम बिल्कुल उसी आसपास में दोनों प्रोग्राम्स हुए थे। बिहार का प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम था क्योंकि राष्ट्रपति कलाम का उनका अलग ऑरा था, लोग उनको अलग ढंग से देखते थे। काफी लोग एनआरआईज आए थे उस प्रोग्राम में, देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, काफी लोग आए थे। अब आप सब लोग आ गए हैं, माहौल बना है और निवेश लोग करें। बोलना अच्छी चीज है, कुछ करके दिखाइए। नीतीश कुमार जी के पास वो मौका था कि उसका लिवरेज ले सकते थे, उसको आगे बढ़ा सकते थे, उसको एक बड़े स्केल पे ले जा सकते थे। मोदी जी ने उसको अपने यहाँ देखिए वाइब्रेंट गुजरात कहाँ पहुँच गया और बिहार में फिर प्रोग्राम एक बार और हुआ, उसके बाद वो प्रोग्राम वाइंड अप हो गया। फिर बहुत सारे लोग जो है उनके लिए वो एक पुरानी कहानी बन गई। मुझे लगता है कि शुरू के 1-2 अगर टेन्यूर देख लिया जाए सीएम का, उसके बाद सीएम कहीं ना कहीं वो उस मोड में चले गए कि हाँ जो स्टेटस को वाला ही मामला रहा। शुरू में जो काम जिस तरह से हुआ बिहार में वो एक टाइम में वो डिम हो गया, थोड़ा सा स्लो हो गया, या मैं तो कहूँगा कि मतलब बहुत स्लो हो गया। अब आप बताइए कौन सा इंडस्ट्री लगेगा जहाँ 100 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगता है? जिस तरह से किसी की बॉडी में क्या बीमारी है ये देखना है तो बस उसका यूरिन जांच कीजिए और ब्लड जांच कीजिए, 99% सारी बीमारियों का पता चल जाएगा। उसी तरह किसी स्टेट में अगर डेवलपमेंट देखना है तो ये देखिए कि वहाँ 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर जा सकते हैं कि नहीं। नोएडा वाले हरिद्वार चले जा रहे हैं, आप इतनी बेहतरीन सड़कें बना दी गई, मथुरा चले जाते हैं, मेरठ चले जाते हैं यहाँ पे। तो एक तो सड़कों की स्थिति वो देख रहे हैं जिसको अभी थोड़ा सुधार है। उन्होंने फर्स्ट फेज में सड़क, दूसरे में बिजली, तीसरे में पानी, नल जल स्कीम जो कहते हैं, ये बीएसपी फैक्टर में फंसे रह गए। इंडस्ट्री लगाने का एक चैलेंज ये भी है कि बिहार के पास जो मैक्सिमम जो लैंड है ना वो फर्टाइल लैंड है। मतलब आप इसको ये बोलते हैं बिहार खुशकिस्मत है कि बदकिस्मत है, भगवान जाने। हम सबसे ज्यादा मखाना ग्रो करते हैं। सेपरेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है मखाना की। उत्तर बिहार लीची का खजाना है, लीची पर अलग हो सकता है। मैंगो की गजब वैरायटी है, बनाना की बहुत वैरायटी है, वेजिटेबल्स, मेज, स्टार्च का हमारा 11 ऐसा जिला है 38 जिले में जहां की मेज का प्रोडक्शन बहुत होता है। लोग कहते हैं बिहार का लिट्टी, सत्तू, रोस्टेड ग्राम, इसकी इंडिपेंडेंट हो सकती है इंडस्ट्री। आप जो बाहर के जो चिप्स आते हैं, इतना नालंदा में और सब एरिया में इतना आलू होता है, इतना टमाटर यहाँ होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यहाँ एक इमेंस पोटेंशियल है, लेकिन आप पटना से बाहर गंगा पार करके नॉर्थ बिहार घूम जाइए, एक भी इंडस्ट्री नजर नहीं आएगी। बिहार में बड़ी इंडस्ट्री की बहुत संभावना नहीं है क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल कोई नहीं है, जमीनें बहुत महंगी है। छोटी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है बिहार में, वो चल सकती है। गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजों में नहीं हो पा रहा है। मेरा खुद का एक बनाना फार्म है जिसमें G9 केले की खेती मैंने करवाई थी। आज के दिन में बाजार में उसके 5 रुपए केजी भी बायर नहीं है। मैं किसी भी बायर को फोन करता हूं तो कहता है ठीक है सर देखूंगा, आऊंगा, लेकिन फिर उसका दोबारा फोन नहीं आता है। ये कैपिटल इंटेंसिव कोई फार्मिंग में अगर कोई फार्मर जाएगा तो बेचारा कहीं नहीं टिक पाएगा अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट कर सकती थी सपोर्ट, गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि फार्मर्स, आज के दिन में बिहार में इतने स्कूल्स हैं, सब स्कूल्स में लोकल फार्मर्स के फार्म का केला अगर खरीद के स्कूल के बच्चों को बंटवा दीजिए मिड डे मील में, फार्मर्स का इमीडिएट सपोर्ट आ जाएगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, बच्चों को जो है वो बगल के फार्म का बिना कार्बाइड का वो उनको बनाना मिल जाएगा खाने के लिए। स्टेट का खुद का जो फोकस नहीं रहा, उसका एक सबसे बड़ा एक एग्जांपल देता हूं मैं। स्टेट ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन पे एक बड़ा अमाउंट रखा है काफी इस टाइम, पिछले 20 साल में 35,000 करोड़ जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेसेस को है। मतलब एक तरह से ठेकेदार इकोनॉमी क्रिएट की है यहाँ पे। इंडस्ट्री पे जो स्टेट का जो बजट का एलोकेशन है इट इज लेस देन 1%। मुझे याद है कि इससे पहले वाला बजट में जो हमारा बजट का जो अमाउंट था वो 1813 करोड़ था, जो टोटल बजट का 0.65% आता है। मतलब स्टेट का खुद का भी फोकस नहीं था। अब ये एक बहुत ही सुखद बात है कि अभी 3 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी,
चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, तीनों के पास ऐसे विभाग हैं, एमएसएमई हो या टेक्सटाइल हो या फूड प्रोसेसिंग हो। यही 3 फील्ड है जिस पर कि बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। टेक्सटाइल में डेफिनेटली देयर इज ए स्कोप, नो डाउट। इसलिए स्कोप है कि जब 14 करोड़ की आबादी है हमारी, तो हर को कपड़े पहनने हैं। तो अगर हम बाहर से तमिलनाडु से उठा के ले आ रहे हैं, वो यहाँ बिक जाता है, कलकत्ता से गंजी ले आते हैं, वो यहाँ बिक जाता है, तो हम यहाँ क्यों नहीं बना सकते हैं। एमएसएमई जो सेक्टर है, समथिंग जिस बात की जनता स्वराज पार्टी की जो संस्थापक है प्रशांत जो बात करते हैं कि हमको बड़ी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, हमको छोटी इंडस्ट्री चाहिए। बिहार के साथ में अभी भी नाइंसाफी जो है बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए कि भारत सरकार जब कोई इंडस्ट्री लाती है, जैसे अभी 4-5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स लाई गई, उन सेमीकंडक्टर यूनिट्स में जो है 3 जो है गुजरात को दे दिया गया, एक असम को दे दिया गया, बिहार को कुछ नहीं मिला, जबकि यहाँ पे इंटरेस्टेड थे हम लोग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि जो लोग ट्रेडिंग के काम में पैर जमा लिए हैं, एस्टेब्लिश हो चुके हैं, दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक इसके रिवर्स अगर गुजरात का केस हम देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो अपने फील्ड में एस्टेब्लिश हो गए, वो मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इस बार सरकार बनी तो इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये उनमें बहुत बड़ा उसका एक रोल है। लेकिन आप देखते हैं चंद्रबाबू नायडू, आप जब भी दिल्ली जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहां से उठा के ले आते हैं, और छोटी मोटी चीजें नहीं कर रहे, मांग रहे, वो बड़ी चीजें मांगती हैं। मैं इनफैक्ट एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ में 2 दिन पहले ही बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि देखो, जब हमारे पास आंध्रा के ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं तो हमसे कुछ मांगते हैं, बिहार के लीडर्स आते हैं वो खाली किसी के ऑफिसर के ट्रांसफर की पैरवी लेके आते हैं। बिहार के लीडर्स इसी बात में खुश हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री आए हैं और उन्होंने किसी पैसेंजर ट्रेन को जो है झंडा दिखाया है, या हमारे यहाँ पे हमारे कंस्टिट्यूंसी में उस ट्रेन की जो स्टॉपेजेस हो गई है, उनको लगता है कि हमको तो किसी व्यक्ति के नाम पे वोट मिल जाएगा या कास्ट के नाम पे मिल जाएगा। वो कुछ टेंजिबल मांगते नहीं है और वो विजनलेस भी हैं। बिहार के लीडर्स में आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखेगा मजबूती से अपनी बात जो है सेंटर में रखता हो। जबकि यंग लीडर चिराग पासवान देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे गए, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बन गए, एक उद्योग नहीं लगाया उन्होंने फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। बिहार में जातीय हिंसा और भेदभाव का एक लंबा इतिहास रहा है और उससे निपटने के लिए जरूरी था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। इसलिए समाजवादी मिजाज की सरकारों का फोकस भी पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण पर रहा। लेकिन सोशल जस्टिस और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच जैसा संतुलन होना चाहिए था वो नहीं हो सका। इसलिए एग्रो प्रोसेसिंग के भारी पोटेंशियल के बावजूद बिहार अपने घर में अवसर पैदा नहीं कर सका। लेकिन बीते कुछ वर्षों का दूसरा सत्य ये है कि बिहार में अब इंडस्ट्री और निवेश को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार एक महत्वपूर्ण बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, जहां नेता भी अब आर्थिक न्याय की बात करने लगे हैं। अभी पिछले 2 सालों में, पिछले 2-2.5 सालों में बिहार में इंडस्ट्री को लेके काफी चीजें शुरू हुई हैं और बहुत पॉजिटिव चीजें डेवलप हुई हैं। जैसे इंडिया का लार्जेस्ट बैग क्लस्टर बना मुजफ्फरपुर में। बिहार जो है इथेनॉल प्रोडक्शन में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट है। अभी हर स्टेट ने क्या है ना, इथेनॉल का कोटा मुक्त कर रहा है, लेकिन जैसे केरला का एग्जांपल देता हूं आपको, उन्होंने कोटा तो इथेनॉल का प्रोडक्शन करवा लिया, लेकिन वो इतना इथेनॉल प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। वो बिहार से ले रहे हैं वो इथेनॉल और वो अपने स्टेट का प्रोड्यूस करके दिखा रहे हैं। एग्रीकल्चर में आप देख रहे होंगे कि एकाएक बहुत बड़ी क्रांति बिहार में हो रही है। एग्रीकल्चर को लोग अब आने वाले दिनों के लिए वाइब्रेंट इकोनॉमी का सबसे बड़ा केंद्र मान रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बिहार की मिट्टी और जो पानी है ये देश में रेयर है। पूरे देश में पानी खत्म हो रहा है, आपके यहाँ आज भी पानी है, मीठा पानी है, अच्छा पानी है। आपके यहाँ मिट्टी, पूरे देश की मिट्टी खराब हो गई। पंजाब की मिट्टी का कार्बन निगेटिव में जा रहा है, आपके यहाँ अभी भी कार्बन का लेवल 1-2 कहीं मिल जा रहा है। संदीप पांडरिक जो अभी स्टील मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं, वो आया, उन्होंने पूरे सिस्टम को चेंज किया। जंग लगने की व्यवस्था थी, उसे जंग हटाया, कोर टीम बनाई और उन्होंने बहुत मेहनत किया। बिहार में दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज नजर आ रहा है कि बिहार में एक बड़ी संख्या में यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो आप देखे होंगे कि अलग अलग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। जो लैक कर रहा था बिहार में, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बिल्कुल खत्म हो गया था। थॉट प्रोसेस में गवर्नमेंट की तरफ से भी एक चेंज आया है, लेकिन आवश्यकता है
डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी आगे बढ़ाने की, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3, 4, 5 सेक्टर हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में मुझे कुछ होता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं होगा तो इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द स्टेट। सरकार अगर आपको हर रोज 300 दिन काम दिलाने में मदद करे तब कैसा रहेगा? तब तो सही रहेगा सर। 300 दिन काम मिलेगा तब तो अच्छा से पशु पालन होगा सर। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ 300 दिन काम है, मिलता नहीं। बिहार का गवर्नमेंट बिहारियों को बेवकूफ बना रही है। सिर्फ वोट लेने के लिए 10,000 महिला को दे दो, इतना बड़ा उद्योग वहाँ पर। पहला नंबर सबसे हम लोग पैदा करने वाला है स्टार्टअप जोन का चंपारण उद्योग क्षेत्र में। लेकिन हम लोग गरीब आदमी होके वर्कर से मालिक बने, मालिक से वर्कर बनने का कगार पे हम लोग हैं, फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। अभी तो कमा सकते हैं ना हम लोग, अभी तो है जान हम लोग का। लेकिन बस अब देखते हैं, इधर हो गया। कुछ आदमी कहता है इलेक्शन बाद होगा, कोई बात नहीं। छठ दिवाली ये देख लेते हैं, वो लड़ी वो नहीं लगाएंगे, दिया जला करके काम चला लेंगे और क्या करेंगे। यहाँ पर 30% आबादी जो है इंटेलेक्चुअल बदलाव ये खोजती है। एक बड़ी हिस्सा जो लोकतंत्र में सरकार बनाने और गिराने में योगदान करता है, वो बड़ा हिस्सा आज भी शराब, जाति, दारू, मुर्गा, साड़ी पे वोट बदल जाने वाले एक बड़ा हिस्सा। और जो 30% बदलाव चाहते हैं वो लोकतंत्र के इस भीड़ तंत्र वाले में कब किधर डाइल्यूट घुल मिल जाते हैं पता नहीं चल पाता है। और बाहर के लोगों की छवि बनती है, यार ये लोग तो वैसे ही हैं। ये मान लेना कि हम लोग लैंड लॉक्ड स्टेट हैं और ऑल टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लोग देते हैं। आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि ये हुआ है, डेवलप किया था, हुआ है। बिहार में सबसे बड़ी एक ही चीज की कमी है, पूंजी की कमी है। एक बार में हम कह देते हैं कि हम पलायन रोक सकते हैं, लोग पूछना भूल गए कि कैसे करोगे। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? मुझे ये विश्वास है कि मैं निकाल लूंगा, ये कॉन्फिडेंस है मेरा। मुझे हमेशा कि आई विल डू इट, आई कैन डू इट। आंधी का शोर है हम क्या कहें, लहरों के जोर में हम क्या कहें। एक लड़की हमारे यहाँ पढ़ती थी, जब उसका जॉब हुआ ना तो आके हमको बता रही थी, उसके चेहरे का जो भाव था, मुस्कुरा के, सर मेरा 80 की 85 हजार सैलरी आता है, हम अपने पिताजी को काम छोड़वा दिए। उस लड़की का पहला क्या था कि मेरे पिताजी 4,000 5,000 के लिए दूसरे दुकानों पर काम करते थे, शायद कपड़े की दुकान होगी, तो दिखाने के लिए जो सेल्समैन वगैरह होता उसकी 5-6 हजार की नौकरी करते थे। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। वरना यहाँ तो लोग आखिरी सांस तक कमाने लगते हैं। बरसात में सब लोग पकौड़े तल के खाते हैं, और हमारे यहाँ बरसात में गांव का गांव दह जाता है। मुझसे मिलने मेरी औकात आई है, कच्चा मकान है और बरसात आई है। ये हाल है बिहार का।